हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्ज़ाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत हमारी जो नई सीरीज चल रही थी, जिसमें हम दिसंबर सेटेड दिसंबर 2024 केवीएस, एनबीएस, DSSS, बीपीएससी टीआरई 4.0 तथा अन्य कहीं भी जहां पे एसएसटी का सेक्शन पूछा जाता है और उसमें एनसीईआरटी का वेटेज बनता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारी क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास के अंतर्गत आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 को पढ़ेंगे। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया है। पहला पॉइंट है लोहे के औजार और खेती। देखते हैं, हमारे उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। करीब 2500 साल पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। तो लोहे का औजार का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ और 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। और एक पॉइंट कि प्रश्न कभी कभी पूछते हैं कि लोहे के औजार के साक्ष्य मतलब कि मेनली कहाँ, एक अगर स्थल के रूप में पूछा जाएगा तो अतरंजी खेड़ा हम कह सकते हैं। क्या? अतरंजी खेड़ा हम इसको कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अतरंजी खेड़ा हम इसको कह सकते हैं। ये एक स्थल था जहाँ पे लोहे के साक्ष्य बहुत व्यापक रूप से मिले थे। अब देखते हैं उत्तर भारत के गाँव में प्रमुख उस समय कौन कौन से व्यक्ति होते थे और दक्षिण भारत में जैसे कि वेल्लला, उड़वार, कड़ेसियार, अधिमई, ये और ग्राम भोजक, गृहपति कौन होते थे। अब इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो हमेशा सीटेट में बनते हैं प्रश्न। जहाँ से इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग तो रहते ही थे। तो मतलब कि हमारे चाहे दक्षिण भारत हो चाहे उत्तर भारत हो, 3 वर्ग तो उसमें था ही। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी मतलब कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी उनको वेल्लला कहा जाता था। साधारण हलवाहों को उड़वार कहा जाता था। और जो भूमिहीन मजदूर होते थे और दास होते थे उन्हें कड़ेसियार और अधिमई कहा जाता था। तो वेल्लला किसे कहते थे? जो बड़े भूस्वामी होते थे साउथ इंडिया में उन्हें वेल्लला कहा जाता था या वेल्लाल भी कह सकते हैं। साधारण जो हलवाहे जो हल चलाते थे वो उड़वार कहते थे। भूमिहीन मजदूर को कड़ेसियार कहते थे। और अधिमई किसको कहा जाता था? दास को कहा जाता था। अधिमई दास को कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। देश के उत्तरी हिस्से में क्या होता था कि गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था वह ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे और एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद अनुवांशिक था। तो ग्राम भोजक कौन होता था? उत्तर भारत में जो ग्राम का मुखिया होता था, गाँव का प्रधान होता था, उसे ग्राम भोजक कहते थे। और वंशानुगत ये जो पद था ये वंशानुगत हो गया था, मतलब कि आनुवांशिक हो गया था। मतलब कि बाप के बाद बेटा भी ग्राम भोजक बनेगा, उसके बाद भी उसका बेटा बन जाएगा। और आमतौर पे ग्राम भोजक कौन होता था? जिसके पास गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी वही ग्राम भोजक बनता था। कौन बनता था? जिसके पास सबसे ज़्यादा भूस्वामी जो सबसे बड़ा होता था गांव का, वही बनता था। वही लाइन दी गई है, ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गाँव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंपते थे। चूँकि ग्राम भोजक कौन होता था? साधारण रूप से मतलब कि अधिकांश था जो गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था वह होता था, इसलिए सबसे अधिक प्रभावशाली भी गांव में यही होता था। तो राजा कर वसूलने का काम किसको देते थे? इन्हीं को देते थे। राजा कर वसूलने का काम इन्हीं को देते थे कि आप गांव से कर वसूलिए, उसका कुछ हिस्सा आप रखिए, 5%, 10%, 15% जो भी हो, उस बाकी हमको दीजिए। ठीक है। न्यायाधीश का भी काम ये करते थे। जैसे कि आज के समय में पंच है, आज के समय में ग्राम पंचायत होता है ना, सरपंच जो उसमें अपने निर्णय सुनाते हैं, उसी समय भी कि ग्राम भोजक जो होता था न्यायाधीश का भी काम कभी कभी करता था और पुलिस का भी काम करता था। न्यायाधीश का काम क्या है कि जैसे कि 2 पक्षों में मान लीजिए किसी एक की पक्ष लेना, उसको न्याय दिलाना, ये न्यायाधीश का काम हो गया। पुलिस का काम क्या हो गया? मान लीजिए कोई गलत काम किया है तो उसको सज़ा देने का काम भी ग्राम भोजक करता था। तो ये न्यायाधीश और पुलिस का काम में फ़र्क आप जान चुके होंगे क्या होता होगा। पुलिस का काम क्या था कि आप मान लीजिए कोई डिसीजन हो गया है तो उसके सज़ा क्या सुनानी है, उसके लिए सज़ा क्या निर्धारित करनी है, ये भी काम ग्राम भोजक करता था कभी कभी। और न्यायाधीश का काम क्या होता था कि अगर 2 पक्षों के बीच में मतभेद है तो जो पक्ष सही है यानी कि न्याय देने का काम भी ग्राम भोजक का होता था। उत्तर भारत के बारे में फिर से देख लीजिए। साउथ इंडिया में भी वेल्लला बड़े भूस्वामियों को कहा जाता था। साधारण हलवाहों को उड़वार कहा जाता था। भूमिहीन मजदूर को कड़ेसियार और अधिमई दास को कहा जाता था।
उत्तर भारत में ग्राम भोजक ग्राम प्रधान ही होता था, या एक ही परिवार के लोग मतलब इस पे बनते थे, आनुवंशिक पद था। जिसके पास गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी, बड़ा भूस्वामी जो गांव का होता था सबसे, उसे ही ग्राम भोजक आमतौर पे बनाया जाता था। राजा कर वसूलने का काम इन्हें ही देते थे। ये न्यायाधीश का भी काम करते थे और पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजक के अलावा गृहपति किसको कहा जाता था? जो स्वतंत्र किसान होते थे उन्हें गृहपति कहा जाता था, और इनमें ज़्यादातर छोटे किसान होते थे, बड़े भूस्वामी नहीं होते थे। छोटे किसान को गृहपति कहा जाता था। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त क्या होता था, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, इनमें दास और कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी आजीविका चलानी पड़ती थी। तो आपको ऊपर भी पढ़ाया गया है कर्मकार किसे कहा गया है। मैंने आपको दो तीन चैप्टर पहले आपको बताया था ना, कर्मकार किसे कहते हैं। जो भूमिहीन मजदूर होते थे, जो दूसरों की ज़मीन पर काम करते थे, उन्हें कर्मकार, ये एक प्राकृत भाषा का शब्द था, और उसका हिंदी भाषा में शब्द क्या है, कर्मकार, या संस्कृत भाषा में शब्द कर्मकार हो जाएगा। तो उत्तर भारत में 3 तरह के लोग होते थे। ग्राम भोजक जो गांव का मुखिया होता था, गृहपति जो छोटे स्वतंत्र किसान होते थे, ये स्वतंत्र होते थे, कम खेत इनके होता था लेकिन स्वतंत्र होते थे। और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी। स्वतंत्र किसान अर्थात गृहपति के ज़मीनों पे और ग्राम भोजकों और बड़े भूस्वामियों की ज़मीनों पे ये काम करते थे, उसी से अपना जीवन यापन करते थे। इन्हें दास या कर्मकार कहा जाता था। आगे देखते हैं प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा गया है। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहा गया है? संगम साहित्य कहा गया है। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट याद करिएगा। इन्हें संगम इसलिए कहा गया क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया। तो मदुरै में एक क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था। मदुरै में सम्मेलन हुआ था जहाँ पे कई अच्छे कवि, मतलब कि कई कवियों का सम्मेलन हुआ था, और वहाँ की अच्छी अच्छी रचनाओं का संकलन इसमें किया गया था, इसलिए इसको संगम कहा गया। इसको क्या कहा गया? संगम साहित्य कहा गया। तमिल में हुआ था ये, तमिल क्षेत्र में, मदुरै आप जान ही रहे हैं। गांव में रहने वाले को जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया वे संगम साहित्य में ही पाए गए। तो आप ऊपर पढ़े हैं जो वेल्लाल, आप जो वेल्लाल पढ़े हैं, वेल्लाल किसे कहा जाता है? थोड़ा सा अपना माइंड रिफ्रेश करिए। वेल्लाल जो बड़े भूस्वामी होते थे उन्हें वेल्लाल कहा जाता था, ठीक है। कड़ेसियार, जो कड़ेसियार किसे कहा जाता था बताइए? कड़ेसियार अधिमई दास को कहा जाता था ना, अधिमई दास को कहा जाता था। उड़वार किसे कहा जाता था? आप अगर आपको फिर से इसमें दिखा दिया जाए, वेल्लाल बड़े भूस्वामियों को उड़वार साधारण हलवाओं कहा जाता था, भूमिहीन मजदूर को कड़ेसियार और अधिमई दास को कहा जाता था। तो इन सभी नामों का उल्लेख कहाँ से मिला है हमें? ये संगम साहित्य से ही हमें पता चला है। अब जातक कथाएँ क्या हैं, इसके बारे में प्रश्न बनता है कि 4 कथन दे देंगे। जातक कथाएँ आम लोगों ने लिखा था और बौद्धों ने इसका संकलन किया। बौद्धों ने लिखा था और उन्होंने ही संकलन किया। बौद्धों ने लिखा लेकिन आम लोगों ने इसका संकलन किया, या फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसे प्रश्न बन जाएगा। तो ये वो कहानी है जो आम लोगों में प्रचलित थी। ये कैसी कहानी है, मतलब कि कहानियाँ किसकी हैं? ये इसको सुनाने का काम, इसको या फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं इन कहानियों को रचा किसने है? आम लोगों के द्वारा रची गई है ना। और इसका संकलन मात्र क्या होता है जानते हैं? जैसे कि आप हमारे क्लासेस को देख रहे हैं, आप एक नोट्स बना लिए, तो वो आपके क्या हो गया? संकलन हो गया ना। आप नोट्स बना लिए, लेकिन वो मेन क्या है, उसको पढ़ाया हम लोगों ने है ना। आप उसका नोट्स बना रहे हैं, आप उससे पढ़ रहे हैं, तो ये संकलन आपका हो गया। तो ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों के में प्रचलित थी। बौद्ध सारी भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। भिक्षु प्राकृत भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी भाषा में भिक्षु कहा जाता है। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बनता है। तो एक जातक कथा में इसमें उल्लेख दिया गया है। ज़्यादा प्रश्न उससे बनता नहीं है, इसलिए उस कहानी को भी देने का कोई अर्थ नहीं है। वलयकूप क्या होते थे? महाजनपद काल में गुसलखाने नाली व कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। महाजनपद काल में गुसलखाने में, नाली में और कूड़ेदान के लिए वलयकूप का प्रयोग किया जाता है। हर टॉपिक से प्रश्न बना है। वलयकूप अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, इससे भी प्रश्न बना है। अब अगला टॉपिक आता है बेरीगाचा, यानी कि भरूच का यूनानी नाम था। बेरीगाचा क्या था? भरूच का यूनानी नाम। आधुनिक समय में ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। भरूच कहाँ पड़ता है? गुजरात का एक पोर्ट नगर है, मतलब कि एक पत्तन शहर है। बेरीगाचा भरूच का यूनानी नाम है, इसे कहा जाता है। आगे देखते हैं। बेरीगाचा में शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के आयात होते थे। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किया जाता था। इतनी चीज़ें निर्यात की जाती थी। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े भी शामिल होते थे। तो आप इसमें कुछ याद नहीं कर सकते तो इतना याद रखिएगा, बेरीगाचा क्या है? भरूच का यूनानी नाम है। और भरूच आधुनिक कहाँ पड़ता है? किस राज्य में? गुजरात के राज्य में पड़ता है। और ये क्या है कि ये पोर्ट शहर था। क्या था? पत्तन था ना।
पत्तन आप जानते हैं ना, जहाँ से व्यापार आदि होता है, पोताश्रय जिसको कहा जाता है। आहत सिक्के क्या हैं, आपको पहले ही बता दिया हूँ। आहत सिक्के क्या होते हैं? आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, कभी कभी वर्गाकार या गोल भी होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते, मतलब कि आहत करके बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहा गया। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए गए हैं। तो इसके साक्ष्य लगभग भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में पाए गए हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक चल रहे थे। मथुरा के बारे में कुछ प्रश्न बनता है। मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र था। कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। कुषाणों की पहली राजधानी क्या थी? कुषाणों की फर्स्ट राजधानी अगर पूछा जाएगा तो वो क्या थी? पेशावर हो जाएगी। पेशावर आज कहाँ है? पाकिस्तान में है ना। पेशावर में थी। कुषाणों की पहली राजधानी पेशावर थी, दूसरी राजधानी मथुरा थी। कुषाणों का ही नियंत्रण सिल्क रूट पे था। सिल्क रूट पर नियंत्रण किसका था? कुषाणों का ही था। और इसके बारे में अगर कुषाणों के बारे में बताया जाए तो शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाणों ने चलाए थे। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाणों ने ही चलाए थे। इसको नोट करिएगा, ठीक है। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा। कौन? कनिष्क हो जाएगा। संस्थापक कड़फिसस हो जाएगा। सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा। मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र था, धार्मिक केंद्र था, जैनों का भी केंद्र था, बौद्ध विहार भी यहाँ है, ठीक है। कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। कृष्ण भक्ति का भी महत्वपूर्ण केंद्र था। ध्यान रखिएगा। मथुरा क्या है? अगर करंट अफेयर्स का भी एक टॉपिक बताया जाए तो सांझी शिल्पकला वो कहाँ की है? ये भी मथुरा की है। सांझी शिल्पकला जिसे जीआई टैग मिला है ना, ये भी कहाँ की है? मथुरा की ही हो जाएगी, ठीक है। उत्तरी काले चमकदार पात्र। उत्तरी काले चमकदार पात्र के बाद देखते हैं। ये कठोर चाक निर्मित धातु के तरह दिखने वाला तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिससे अच्छे से पक जाते थे और बाहरी सतह क्या होती थी? जल के काली हो जाती थी और इन पर पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को और चमक देती थी, ठीक है। ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में पाए गए, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? उत्तरी काले चमकदार पात्र। उत्तरी क्यों कहा गया? क्योंकि उत्तरी महाद्वीप के उत्तर भाग में पाए जाते हैं। काले क्यों कहा गया? क्योंकि उच्च तापमान पर इन्हें जला दिया जाता था और थोड़ा सा लेप भी चढ़ा दी जाती थी, इसलिए इन्हें चमकदार भी उससे बन जाते थे, इसलिए इनको चमकदार उत्तरी काले चमकदार पात्र कहा गया है। अगला पॉइंट है, उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। श्रेणी क्या थी? श्रेणी प्राचीन भारत में शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता। श्रेणी क्या थी? जो व्यापारियों का ग्रुप होता था, जो शिल्पकारों का ग्रुप होता था, उसे श्रेणी कहा जाता था। ये बैंकों के रूप में भी काम करती थी, मतलब कि लोगों को लोन देने का काम भी यही करती थी। लोगों को लोन देने का काम कौन करती थी? श्रेणी ही करती थी उस समय। श्रेणी क्या थी? भारत में जो व्यापारियों के संघ था, शिल्पकारों का जो ग्रुप होता था, वही श्रेणी थी। ये बैंकों के रूप में भी काम करती थी, यानी कि लोगों को लोन देती थी, लोगों का पैसा भी जमा करती थी, उस पर कुछ ऋण भी उसके साथ उसको देती थी, अगर वो बहुत समय बाद अगर आप लेंगे उसको। अरिकामेडु बहुत इंपॉर्टेंट है। पुडुचेरी का पतन है। अरिकामेडु कहाँ का है? पुडुचेरी का पतन है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ दूर से आए जहाज़ों में से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा होगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र यहाँ मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे। एम्फोरा पात्र कैसे होते थे? अगर एम्फोरा पात्र के अगर यहाँ फिगर बनाया जाए तो ये ऐसे होते थे, मतलब कि इसको अगर बनाया जाए, मान लीजिए ये, अच्छा एक मिनट, ये हो गया, ये दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे होते थे, फिर यहाँ रखने के लिए बनाया जाता, दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे होते थे। तो ये एम्फोरा पात्र हो गए। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं और इनमें शराब या तेल जैसे पदार्थ रखे जाते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे थे, वो बता ही दिया हूँ। साथ ही यहाँ एरेंटाइन जैसे मुहरें मिल रही हैं। साथ ही यहाँ एरेंटाइन जैसे मुहरें भी मिल रही हैं। एरेंटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। ये एरेंटाइन बर्तन कहाँ के थे? इटली के शहर के नाम पे रखे गए थे। यह हमें क्या दर्शाता है कि ये जो पत्तन था ये विदेशी व्यापार करता था। विदेशी व्यापार करने के लिए अरिकामेडु पत्तन का यूज होता था, क्योंकि यहाँ भूमध्य सागरीय एम्फोरा के पात्र मिले हैं और एरेंटाइन जैसी मुहरें लगे पात्र भी मिले हैं, लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं, जो इटली के एक शहर के नाम पे रखा गया था, ठीक है। यहाँ ऐसे भी बर्तन मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था लेकिन बनाए यहीं जाते थे। ऐसे भी पात्र मिले हैं जिनका डिज़ाइन रोम का था लेकिन बनाए यहीं जाते थे। इसका मतलब कि व्यापारियों के साथ संबंध भी अच्छा था। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले, तो रोमन
देख लीजिए रोमन के कई साक्ष्य मिले हैं ना, तो ये बताता है कि रोम के साथ व्यापार बहुत अच्छे ढंग से यहाँ होता था और भूमध्यसागरीय क्षेत्र से इटली से व्यापार होता था। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और मणके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं। अरिकमेडू का रोमन नाम क्या है? पोडुका है। अरिकमेडू का रोमन नाम क्या हो जाएगा? पोडुका हो जाएगा। अगस्टस देखते हैं, 2000 वर्ष पूर्व रोम का एक महत्वपूर्ण शासक था। इसने क्या कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बना दिया है। तो बहुत बड़ा इसमें दिया गया था, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है? अगस्टस कहाँ का शासक था? रोम का शासक था 2000 वर्ष पूर्व। इसने क्या कहा था? इटली एक ईंटों का शहर था, इटली ईंटों से बना था जिसे मैंने संगमरमर का बना दिया। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी क्लासेस देखना चाहते हैं और हमारे YouTube चैनल्स की और क्लासेस देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको बेल आइकन भी प्रेस करना होगा, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और आपको टीचिंग से संबंधित अगर बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी और भी चीज़ें जाननी होती हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। चलिए फिर, धन्यवाद।